हाय, गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट। कैसे हो आप सब? आज हम लेकर आ रहे हैं अपना तीसरा लेक्चर फिजिक्स का, और इसमें हमारा चैप्टर चल रहा है लाइट। हमने इसके 100 क्वेश्चन कर लिए और अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले आप सभी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। और ये जो हम लेक्चर सीरीज चला रहे हैं, ये सभी एग्ज़ाम जो ऑल इंडिया होते हैं उन सभी के मैं इसमें आए हुए क्वेश्चन करा रहा हूँ, जो 2002 से या 2004 से जो अब तक आए हुए क्वेश्चन है 2021-22 तक, वो मैं सब इसको इसमें के इंक्लूड कर रहा हूँ। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा, आपका सपोर्ट मिलेगा, तो हम अपने चैनल पर और अच्छी चीज़ें चलाएँगे। पहले हम अपने को फिजिक्स कंप्लीट करेंगे, उसके बाद चैप्टर वाइज फिर केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी। ठीक है, और सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आइए ज़्यादा बातें ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन 101। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन दूरदर्शी के आवर्धन से अधिक क्यों होती है? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन दूरदर्शी के आवर्धन से अधिक क्यों होती है, बताइए। देखते हैं इसका आंसर कौन सा है। तो इसका आंसर है डी। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। देखिए इसके पीछे का थोड़ा जानकारी भी ले लीजिए। इसका ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में अधिक शक्तिशाली लेंसों का प्रयोग किया जाता है। देखिए इसमें होता है इलेक्ट्रॉन, जैसे कि इसमें है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, तो इसमें क्या होता है, इसमें प्रकाश किरणों की जगह इलेक्ट्रॉन के बीमों का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉन के बीम होते हैं, इसलिए इसकी आवर्धन उच्च होती है, हाई होती है। ठीक है, इसलिए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के आवर्धन से अधिक क्यों होता है, इसका कारण ये है क्योंकि इसमें प्रकाश की जगह इलेक्ट्रॉन के बीम का प्रयोग किया गया है। ओके, ठीक है। ये देखिए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, ये वैसे सूक्ष्मदर्शी है, ये सूक्ष्मदर्शी है, इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी भी है। ये सूक्ष्मदर्शी, इसको थोड़ा जूम, इसमें बहुत छोटी छोटी चीज़ों को बहुत बड़ा करके हम इसमें देख सकते हैं। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी की अपेक्षा रेडियो सूक्ष्मदर्शी अच्छे होते हैं, क्यों? प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी की अपेक्षा रेडियो सूक्ष्मदर्शी अच्छे होते हैं, क्यों? इसका ऑप्शन है डी। वे गैलेक्सियों का पता लगा सकते हैं, गैलेक्सी जो होते हैं हमारे गैलेक्सी, जो प्रकाश से दूरबीन नहीं कर सकते हैं। ये मेगा आच्छादित परिस्थिति में भी काम कर सकते हैं। वे दिन और रात दोनों के दौरान काम कर सकते हैं। जो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप होते हैं, ये जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वह रेडियो इंस्ट्रूमेंट से अच्छे होते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। एक साधारण सूक्ष्मदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है। इसका ऑप्शन बताइए। उसका है सी। इसको याद रखना, 2006 में SSCM टेस्ट में आया था। आभासी, आवर्धी तथा सीधा। देखो अगर वो आभासी है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, अगर वो आभासी है तो वो हमेशा सीधा होगा, जो प्रतिबिंब होगा वो सीधा होगा। देखो यहाँ पर देखो, उसने आभासी, सीधा, और अगर कहीं भी होगा वास्तविक प्रतिबिंब अगर कहीं बन रहा है तो वो ऑलवेज उल्टा ही होता है। ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है, हमेशा याद रखना। अगर वास्तविक है तो वो उल्टा ही बनेगा, और आभासी है तो वो सीधा बनेगा। ठीक है, ओके। लेकिन एक चीज़ याद रखनी है, वास्तविक उल्टा ही बनता है। आभासी सीधा बने उल्टा, उससे मतलब नहीं, लेकिन वास्तविक हमेशा उल्टा बनता है, ये याद रखो बस। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। वह उपकरण जिसका उपयोग पृथ्वी पर वस्तुओं की दूरी देखने के लिए किया जाता है, बताइए इसका ऑप्शन क्या है। इसका ऑप्शन है टेलीस्कोप। ठीक है, ये इस टाइप का होता है टेलीस्कोप। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखते हैं। हाइजेक न्यूटन द्वारा आविष्कार किया गया था, किसका किया गया था, बताइए किसका किया गया था। ऑप्शन बी परावर्तन दूरदर्शी का।
ओके, नेक्स्ट देखते हैं। परिदर्शी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परिदर्शी पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? देखिए इसका क्या है, इसका है ऑप्शन डी, परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। एक लेंस की शक्ति को किस में मापा जाता है? लेंस की शक्ति को किस में मापा जाता है? ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन किया आ चुका है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ये इसका है डायोप्टर, डायोप्टर, डायोप्टर। ओके, डायोप्टर। और इसका सूत्र क्या होता है? P बराबर 1/f, फोकस दूरी के उल्टा होता है डायोप्टर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। सोलर सेल किस प्रकार का, नहीं, सोलर सेल किस प्रकार कार्य करता है? क्या होता है इसमें? ये होता क्या है? देखो इसके साथ में तुम्हें कुछ और भी कुछ और भी क्वेश्चन बताऊंगा। मोटर नाम आ रहा था, हाँ, मोटर से रिलेटेड ही आपको बताऊंगा। देखिए सोलर सेल किस प्रकार कार्य करता है। सोलर सेल जो कार्य करता है, तो सबको मैक्सिमम पता ही होगा, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इसका ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसके साथ में आप याद रखोगे कि विद्युत मोटर क्या करता है? विद्युत मोटर करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, अब एक और होता है जो होता है जनित्र मोटर या दृष्ट जनित्र मोटर। एक होता है जनित्र मोटर। ये क्या करता है? ये जो होता है ना हमारे जनरेटर क्या काम करता है? ये जनित्र होते हैं, ये क्या काम आता है? ये करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, यानी कि विद्युत मोटर के उल्टा काम करता है। भाई पहले जनरेटर चलता है, उसके बाद तो वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। तो ठीक है, ये एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन मैंने और पढ़ ली, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। इसकी फिगर है सोलर सेल की। ठीक है, आकाश और समुद्र की नीलिमा को नापने के लिए प्रयोग की जाने वाली युक्ति है। आकाश और समुद्र कितना नीला है, इस युक्ति नापने के लिए प्रयोग किए जाने वाला यंत्र कौन सा है? बताइए कौन सा है, बताइए कौन सा है? इसका ऑप्शन है, बताइए 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 बताइए। कायानोमीटर। ये जो इंस्ट्रूमेंट है ना, ये वाला, ये कायानोमीटर है। ओके, कायानोमीटर। इससे आकाश और समुद्र दोनों की, देखो आकाश की एरिया और समुद्र की एरिया, ठीक है, दोनों की नीलिमा को नापने के लिए, इसने बोला नीलिमा, तो यही है इसका मतलब। निम्नलिखित या निम्नांकित कौन सी घटना क्लाइडोस्कोप में होती है? बताइए क्लाइडोस्कोप आगे कर देखो होता क्या है, बस क्या आप फिगर देख लीजिए, ये रहा। इसमें क्या होता है? इसमें होता ऐसा है कि ये देखो, एक तो ये हरी पट्टी, एक पट्टी और एक पट्टी हरी, इन तीनों को पहले हम ऐसे रखेंगे, हम इनको क्या ऐसे रखेंगे, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। और इसको क्या, ये 3 पट्टियाँ होती हैं इस तरह से, और तीनों पे ना हम, इन पे तीनों पे हम ना कांच लगा देंगे, और फिर इनको तीनों को फोल्ड कर देंगे, इन तीनों को फिर क्या फोल्ड कर देंगे, और फिर इनके सामने कोई एक ऑब्जेक्ट इन यहाँ से अपनी आँख से देखेंगे इसमें से, ठीक है, और यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट देखेंगे, तो वो इसके अंदर ना बहुत सारी परावर्तन वाले कार्य करता है। लाइट इधर से इधर जाएगी, इधर से इधर जाएगी, तो वो बहुत एक अच्छी चीज़ दिखती है उसके अंदर, वो चीज़ बहुत ना अट्रैक्टिव होकर दिखती है। ये होता है क्लाइडोस्कोप। छोटी क्लास में इसका प्रैक्टिकल होता था, बच्चे करते हैं, प्रोजेक्ट आज भी बनाते हैं इसके क्लाइडोस्कोप के। तो इसमें होता क्या है? इसमें होता है परावर्तन। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखिए। मानव स्रोत के संदर्भ में अज्ञात द्वारा उत्पादित प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ये देखिए, अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है। इसको बोलते हैं फोटोमीटर। प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए उपकरण, इस पर लाइट डालते हैं और इसमें उसकी इंटेंसिटी आती है, यानी कि तीव्रता आती है। ठीक है, ओके।
नेक्स्ट देखिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव धातु की सतह से किस स्थिति में इलेक्ट्रॉन के निष्कासन के रूप में व्याख्या व्याख्यायित किया जाता है। हिंदी कुछ वर्ड ऐसे होते हैं पढ़ने में परेशान करते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव धातु की सतह से किस स्थिति में इलेक्ट्रॉन के निष्कासन के रूप में व्याख्यायित किया जाता है, बताइए 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 क्या ऑप्शन होगा इसका, एनी आइडिया? इसका है डी। उपरोक्त तरंग दैर्ध्य का प्रकाश उस पर पड़े। धातु की सतह से किसी स्थिति में इलेक्ट्रॉन के निष्कासन के रूप में उपरोक्त तरंग दैर्ध्य का प्रकाश उस पर पड़े। इसका है कि कोई धातु है उसमें इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं अगर उसकी जो तरंग दैर्ध्य है उक्त तरंग दैर्ध्य का प्रकाश उस पर पड़े। सपोज कर लो कि ये कोई धातु है, ये कोई धातु, ठीक है, इसमें ये कोई धातु है, ठीक है, और इस पर क्या है, यहाँ से इस पर क्या लाइट पड़ रही है, ठीक है, यहाँ से इस पर क्या लाइट पड़ रही है, ठीक है, यहाँ से इस पर लाइट पड़ रही है। इस लाइट को ना येलो से बनाओ, देखो इस पर ना ये लाइट पड़ रही है, ये जो है ये एक धातु है, इस पर अगर एक ऐसी तरंग दैर्ध्य का प्रभाव पड़ेगा, एक उपयुक्त यानी कि उस लेवल की तरंग दैर्ध्य का प्रकाश पड़ेगा जिससे इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन हो सके, यानी कि इस धातु से इलेक्ट्रॉन निकल सके। कब निकलेंगे? जब इस तरंग दैर्ध्य से, जो तरंग किरण की आ रही है उस तरंग दैर्ध्य से इस धातु के इलेक्ट्रॉन निकलने शुरू हो जाए, तो इसी को हम बोलते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। ओके, आया समझ में? ऑप्शन इज डी करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन सी गैस का प्रयोग सड़कों पर रोशनी के लिए प्रयुक्त पीले लैंप में किया जाता है? ये आपने कभी देखा? जब आप कहीं अब आप कहीं पर भी बाहर जाते हो तो इस तरह से बहुत अच्छा किसी रेस्टोरेंट में जाओ बड़े, या किसी बैंक्वेट हॉल वगैरह में जाओ, तो इस तरीके से आपको इस तरीके की लाइटें दिखती हैं, ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती हैं। ये लाइटें बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती हैं। इसमें कौन सी गैस होती है? इसमें होती है नियॉन गैस, ठीक है, इनमें होती है नियॉन गैस। ओके, इन लैंपों को हम सोडियम लैंप भी कहते हैं क्योंकि इन पर प्रकाश पड़ने पर ये पीला प्रकाश उत्पन्न करती हैं, सोडियम लैंप। कुछ और भी उदाहरण है इनके, यही नहीं कि यही जो मैंने आपको फ़ोटो दिखाई है ऐसा ही हो, कुछ और जगह बहुत उदाहरण इसके अलग अलग भी हैं, कई जगह यूज हैं इसके। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वांटम थ्योरी प्रमेय को किसने प्रतिपादित या स्थापित किया था? बताइए किसने किया था? इसमें तो बस थोड़ा देख लो, बताओ किसने, अगर ये पढ़ा हो तो। क्वांटम थ्योरी को किया था मैक्स प्लांक ने। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये मैक्स प्लांक, ये थे मैक्स प्लांक। ओके, ये थे मैक्स प्लांक। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। सापेक्षता का सिद्धांत किसने स्थापित किया था? ये बताइए। ये कौन है? देखो आपको इनके बालों को देख के पता पड़ गया होगा कौन है ये आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन महान साइंटिस्ट है। अल्बर्ट आइंस्टीन महान साइंटिस्ट है, इसका ऑप्शन डी है। सापेक्षता का सिद्धांत इन्होंने स्थापित किया था। नेक्स्ट देखते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन को वर्ष में भौतिक नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था? डी, ऑप्शन इसका है डी, 1921 में। 1921 में CHSL 2019 में आया, भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1921 में, ठीक है। तो अब तक जो मैंने पढ़ाए हैं क्वेश्चन, यहाँ तक अब तक जो मैं पढ़ा चुका हूँ, यहाँ तक मैं यहाँ तक जो मैं कंप्लीट कर चुका हूँ अपना एक मॉडल, यानी कि अपना एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें CGL के, SSC के, CGL और CHSL और MTS के बहुत क्वेश्चन रिपीटेड थे। लेकिन जो अब मैं पढ़ाने आपको जा रहा हूँ ये सभी एग्ज़ाम के मिक्स क्वेश्चन है, ये सभी एग्ज़ाम के मिक्स क्वेश्चन है। ये ऐसा नहीं कि ये SSC CGL या इनमें आए हैं, ये और डिफरेंट एग्ज़ाम भी आए हैं, जैसे रेलवे
और यूपीपीएससी, ये उन सब के मिक्स क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब हम इनको स्टार्ट करते हैं। इनमें शायद कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं जो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, ओके। देखिए, प्रकाश का सर्वाधिक वेग कहाँ होता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, निर्वात में। प्रकाश किरणों की प्रकृति कैसी होती है, द्वैती प्रकृति। मैंने क्यों कहा था कि ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ पहले लेक्चर में, क्योंकि प्रकाश जो है कण और तरंग दोनों की तरह कार्य करता है। कहीं कहीं पर प्रकाश एक तरीके से कण की तरह कार्य, तरंग की तरह कार्य करेगा। ठीक है, वेव की फॉर्म में, और कहीं कहीं पर एटम की फॉर्म में, कण की फॉर्म में। ठीक है, इसलिए इसको दोहरी प्रकृति या द्वैती प्रकृति बोलते हैं। मैंने पीछे इसको द्वैती प्रकृति बोला था, द्वैती, इस नाम से आता है, द्वैती प्रकृति, द्वैती। ओके ओके। प्रकाश का कणिका सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था, कणिका सिद्धांत दिया था न्यूटन ने। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने मापा, रोमर ने। प्रकाश का तरंग सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था, हाइजेन ने। किसने दिया था, हाइजेन ने। अब देखिए, एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन ये पढ़ लेते हैं। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुँचने में कितना समय लगता है, 500 सेकंड या 8 मिनट 20 सेकंड। ठीक है, अब आ जाइए कि जो अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसको देख लीजिए। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था, नरेंद्र कपानी ने। नरेंद्र कपानी ने किया था, नरेंद्र कप। इसमें समझाने वाली बात क्या है कि ऑप्टिकल फाइबर होते क्या हैं, इनका उपयोग किस में किया। देखिए, ये होता है ऑप्टिकल फाइबर, ये देखिए इसका चित्र। ऑप्टिकल फाइबर ये एक तारों का बहुत बड़ा मंडल होता है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, वन साइड से सिग्नल भेजते हैं इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, और दूसरी साइड से इलेक्ट्रिकल सिग्नल हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसके अंदर होता क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जो पार्ट इधर से जा रहा है वो टकरा टकरा के जितना इधर से जा रहा है उतनी ही एनर्जी के साथ उधर से निकल जाएगा। और इसमें क्या है, इसका कोई भी लॉस नहीं, इसको कोई भी चुरा नहीं सकता। इसका जो सिग्नल है वो कोई चुरा नहीं सकता, क्योंकि इसका सिग्नल अगर आपने यहाँ से कट कर लिया और आप इसका सिग्नल चुराना चाहते हो ना, तो इसके लिए एक प्रॉपर सिस्टम होता है जो कहीं आसानी से मिलता नहीं है। तो इसलिए इसे कोई चुरा ही नहीं पाता, और चुराई भी लिया तो उसको रिसीव नहीं कर पाएगा, कट कर दे उसको रिसीव नहीं कर पाएगा उसको, कि उसके लिए पूरा सिस्टम चाहिए। तो इसमें चोरी बहुत कम होती है। जैसे पहला टेलीफोन होते थे, उनका किसी ने कोई तार काट लिया और बीच में से वे सुन लेते थे, लेकिन ऐसा इसमें नहीं होता। इसमें सिक्योरिटी बहुत है। और इसके क्या फ़ायदे, इसके मैक्सिमम यूज पूछे जाते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर का यूज कहाँ पर होता है। इसका यूज होता है पेट के ऑपरेशन में और इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। ठीक है, इस तरीके से इसका क्या यूज होता है, काफ़ी सारे यूज है, थोड़ा देख लेना। जो मैं बता रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि पेट के ऑपरेशन में और इलेक्ट्रिकल सिग्नल में इसका उपयोग किया जाता है। इसमें होता क्या है, ये किस नियम पर कार्य करता है, ये भी याद रखो, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर ये वर्क करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। दृश्य प्रकाश के किस रंग में सबसे अधिक ऊर्जा होती है, बैंगनी रंग में। बैंगनी रंग की में सबसे अधिक ऊर्जा होती है। इसके रिलेटेड मैंने आपसे एक क्वेश्चन और पूछा था, बैंगनी रंग की वेवलेंथ सबसे कम होती है, और इसका विचलन सबसे अधिक होता है। इससे रिलेटेड एक चीज़ और पढ़ो, लाल कलर का वेवलेंथ सबसे अधिक होती है और उसका विचलन सबसे कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उत्तल तथा अवतल लेंस में कौन सा अपसारी है, अपसारी मतलब कौन किरणों को फैला देता है। देखिए, इसको हम चित्र से देखते हैं। ये रहा, जो उत्तल लेंस इसको बोलते हैं हम कन्वर्जेंस लेंस, यानी कि ये जो है किरणों को सिकोड़ देता है। ठीक है ना, ऐसे करके यहाँ, लेकिन ये क्या करता है, ये इस तरीके से आउटर कर देता है बाहर, यानी कि डाइवर्जेंस, अपसारी कर देता है। ठीक है, तो उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस में कौन सा अपसारी है, अवतल लेंस। ठीक है, कैमरे में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है, कैमरे में उत्तल लेंस का। ठीक है, अब देखिए लेंस की क्षमता का मात्रक है डायोप्टर, जो हम पहले बता चुके हैं। ठीक है ना, सूक्ष्म दूरदर्शी का आविष्कार किसने किया था, जेड जॉनसन ने। ठीक है, किस लेंस का प्रयोग मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह होता है, किस लेंस का प्रयोग, उत्तल लेंस का।
उत्तल लेंस का कन्वर्जिंग, मैग्नीफाइंग कन्वर्जिंग, उत्तल लेंस क्या करता है कन्वर्जिंग, अभिसारी, और अवतल क्या है अपसारी। ओके नेक्स्ट देखते हैं। एक व्यक्ति 10 मीटर से दूर स्थित वस्तु नहीं देख पाता, उनके नेत्रों में कौन सा दोष होता है? उनकी नेत्र में होता है निकट दृष्टि दोष। ये मैंने आपको कल भी बताया था लास्ट वीडियो में, निकट दृष्टि दोष, और इसको बोलते हैं मायोपिया। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार इसको क्या लगा लीजिए। इसमें क्या होता है, इसमें होता है दो निकट की वस्तु साफ दिखती है, दूर की नहीं। निकट की वस्तु, इसको हटाओ, दो नहीं है यहाँ पे, निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है, निकट दृष्टि दोष है। तो मैंने आपको ट्रिक क्या बताई थी इसको याद करने की, निकट है तो निकट से निकट रिलेट करो और साफ दिखाई देती है। दूर दृष्टि दोष है तो इसमें दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देंगी, ठीक है। ओके, और मैंने आपको इसमें और बताया था निकट दृष्टि दोष के निवारण करने के लिए, इसको ठीक करने के लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं, अवतल लेंस, और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति की रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक। अब देखो मैंने आपको अभी पहले ही बताया है कि वास्तविक और उल्टा, तो अगर वास्तविक बनना है तो वो उल्टा ही बनेगा, हमेशा ज़िंदगी भर याद रखो उल्टा ही बनेगा। ये इस तरीके से उल्टा हो जाता है, अगर ये इंसान यहाँ पर खड़ा है तो ये इस तरह से उल्टा हो जाता है, ठीक है। परंतु मस्तिष्क हमारा उसके सीधा करके देखता है, ठीक है। सामान्य आँख की दृष्टि विस्तार सीमा कितनी है, ठीक है। देखो सामान्य आँख है तो इसका मतलब ये है इस क्वेश्चन का कि वो निकटतम कितनी दूरी स्पष्ट देख सकता है और अधिक से अधिक कितनी दूरी देख सकता है। सामान्य आँख वाला 25 सेंटीमीटर तक, इससे अगर कम करोगे ना 25 से 24 कर दो तो आपकी आँख जो है बिलर करना शुरू कर देगी, यानी कि उस अक्षर को साफ साफ नहीं पढ़ पाएगी 25 सेंटीमीटर से अनंत तक, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। आँख की रेटिना निर्मित प्रतिबिंब उद्दीपन हटाने के बाद कितने समय तक बना सकती है, ये क्वेश्चन मैं कल भी करा चुका हूँ। आँख की रेटिना जो है, इसका कहने का मतलब ये है कि अगर हमने आँख के सामने कोई एक ऑब्जेक्ट रख दिया और हमने उसको हटा लिया तो उसका प्रतिबिंब कितने समय तक बना रहेगा हमारी आँख के अंदर, 1 सेकंड का 1/16वां भाग, इतने सेकंड तक बना रहेगा। ओके, पढ़ने में काम आने वाले ग्लोसज किस प्रकार के लेंस से बनते हैं, ग्लोसज किस प्रकार के लेंस से बनते हैं, ये होता है उत्तल लेंस। गिलास है यानी कि चश्मे बनते हैं पढ़ने में काम आने वाले चश्मे, उनमें उत्तल लेंस उपयोग होता है। धूप के चश्मे की पावर कितनी होती है, कुछ होता है धूप के चश्मे बना लेते हैं, उनकी कितनी पावर होती है, होती है 0 डायोप्टर, यानी कि धूप के चश्मे का कोई भी नंबर नहीं डाला जाता, 0 नंबर का होता है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट देखिए सबसे कम वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश होता है, यह है बैंगनी, और सबसे अधिक होता है रेड। देखिए इसको इस चित्र से देखिए, ये मैंने कल भी बताया था आपको, ये इस तरह से वाइट लाइट जाती है और इस तरह से जाके इस तरह निकल जाती है और ये 7 रंगों में बट जाती है। सबसे नीचे कौन सा होता है, बैंगनी, और सबसे ऊपर रेड। तो इसका जो ऑर्डर होता है वो इस तरीके से होता है, किसका, वेवलेंथ का। तो सबसे कम वायलेट की होती है और सबसे अधिक रेड की होती है, इतना याद रखना। अब देखिए इसमें होता क्या है, इसमें होता है क्या, एक चीज़ याद रखिए आप, इसमें एक क्वेश्चन और पूछता है किसका विचलन सबसे ज़्यादा होता है, किस किरण का विचलन सबसे ज़्यादा होता है। देखिए प्रकाश किरण जा रही है यहाँ पर, और यहाँ पर है रेड, और यहाँ पर है वायलेट। तो इससे यहाँ से हम ऐसे लाइन खींचते हैं और हम यहाँ से एक एंगल बनाते हैं, रेड से इतना एंगल बन गया, येलो से इतना एंगल बन गया। तो अब बताइए एंगल ज़्यादा किससे बनना है, ब्लू से, वो वायलेट से, बैंगनी से। तो विचलन ज़्यादा किसका हुआ, बैंगनी का, तो ठीक। और रेड का क्या हुआ, कम। तो इसमें क्वेश्चन यही मालूम कर सकता है वो कि विचलन सबसे ज़्यादा किस रंग का होता है, वो होता है बैंगनी का, और सबसे कम रेड का, ठीक है, ऐसे, ठीक है। ओके नेक्स्ट देखते हैं। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर, ऊपर इसको क्या बता चुके हैं। अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, और अस्त होते हुए भी और निकलते समय भी सूर्य को लाल दिखाई देता है, इसका कारण परिकिरण का कारण। ये इसको हम पहले डीप में पढ़ चुके हैं, बता चुका हूँ मैं। किसी तारे के रंग से पता चलता है उसके टेम्परेचर का, उसके ताप का, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं। पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही कार्य करता है जैसे अवतल लेंस। कैसा? जैसे कि अवतल लेंस। कैसे कार्य करता है? जैसे कि अवतल लेंस। पानी में हवा का बुलबुला अवतल लेंस वाला वर्क करता है। जैसे अवतल लेंस में वस्तुएं दिखती हैं ऐसी ही उस पानी के बुलबुले में वस्तुएं दिखती हैं। ठीक है, ये देख लीजिए। आइए, एक कॉम्पैक्ट डिस्क दंत सामग्री भंडार की कौन सी प्रणाली है? कॉम्पैक्ट डिस्क, ये प्रकाशीय प्रणाली। कॉम्पैक्ट डिस्क। कौन सा दर्पण सदा उस वस्तु की छोटी छवि बनाएगा जो उसके सामने रखी होती है? होता है उत्तल दर्पण। देखो, उत्तल दर्पण ऐसा होता है देखने में। उत्तल दर्पण ऐसा होता है देखने में। ठीक है, उभरा हुआ पार्ट। और अवतल इसका उल्टा होता है, अवतल पिचका हुआ होता है। ठीक है। लेंस किससे बनता है? देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट स्लाइड है। लेंस किससे बनता है? फिलिट कांच से। लेंस बनता है फिलिट कांच से। लेंस बनता है फिलिट कांच से। निम्नलिखित में से कौन सा रंग युगल दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? कौन सा कलर रात और दिन के लिए सुविधाजनक होता है? लाल और हरा। और एक क्वेश्चन मैंने कल इस पे बताया था कि हमारी आंखों के लिए सबसे सुविधाजनक कौन सा कलर है? वो है हरा, ग्रीन। कौन सा है? ग्रीन। और ये नेक्स्ट देखते हैं, ये है परिदर्शी पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है? परावर्तन पर। किस पर काम करता है? परावर्तन पर। ठीक है, ओके। ये थी स्लाइड और आज चैप्टर हो गया ख़त्म। लाइट का चैप्टर ख़त्म हो गया क्योंकि इसके मैंने बहुत क्वेश्चन करा दिए। इसके क्वेश्चन लगभग 150 के आसपास हो गए हैं। एक ही चैप्टर के क्वेश्चन 150 के आसपास हो गए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराए हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराए हैं। और आई होप इन्हीं क्वेश्चन से आने वाले MTS, CHSL और जितने भी एग्जाम में शायद इनमें मिले। उम्मीद है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं। और उनके लिए तो उम्मीद तो नहीं, मतलब 100% ही सोच के चलिए कि इनमें क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि ये सारे के सारे जो अब तक मैंने कराए थे क्वेश्चन, ये सारे SSC के ही क्वेश्चन है साइंस के। और 150 क्वेश्चन एक ही चैप्टर से कराए हैं मैंने। तो बस अगर आपको किसी को PDF चाहिए इन क्वेश्चनों की, तो मुझे सीधा कॉन्टैक्ट नहीं, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दें 9810891284। ठीक है। मैं वीडियो लंबी करना नहीं चाहता, बट मैं थोड़ा बताने में थोड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि थ्योरी आप पढ़ लो तो एक तरीके से रट हो गई, लेकिन अगर मैं थ्योरी को समझा के पढ़ा रहा हूँ तो उससे बेहतर और क्या हो सकता है, ताकि आपके दिमाग में बैठी ना। मैं उसके पीछे का रीजन भी देता हूँ और उसके साथ साथ में लगे हुए क्वेश्चन के बारे में मैं तुमसे बताता हूँ। ठीक है, विद डायग्राम हम पढ़ेंगे आने वाली और वीडियो में। सब वीडियो में डायग्राम के साथ मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है आप सब प्लीज़ बताइए, और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब प्लीज़ कीजिएगा। कुछ नहीं चाहिए, बस लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। और हमारे चैनल को फिजिक्स क्विकर को सब्सक्राइब करिए, उसको शेयर कीजिए। ठीक है, बाकी अपना अच्छे से पढ़ाई कीजिए। आने वाले एग्ज़ाम में सब अच्छे से पढ़ाई करिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बाहर कुछ नहीं जाने। और कोई नया क्वेश्चन फ्रेम होता है तो एक अलग बात होती है, उसकी हम गारंटी नहीं लेते और ना ही ऐसा कुछ कह रहे हैं कि हाँ ये जो हम अपनी तरफ से क्वेश्चन बना रहे हैं। नहीं, जो पढ़ा रहे हैं ये रिपीटेड क्वेश्चन और 100% रिपीट होते हैं। किसी एक आधे एग्जाम में 1-2 नया क्वेश्चन फ्रेम होता है, और वो अगर तुम इतना पढ़ लोगे ना तो उसको आप आराम से कर दोगे। कुछ बाहर नहीं जाने वाला, बस जितना पढ़ा लो उतना आँख बंद करके पढ़ लो। हर एग्जाम में काम आएगा, हर एग्जाम में, इससे बाहर कुछ आएगा नहीं। हर चैप्टर के 100-150 क्वेश्चन ऐसे कराऊंगा मैं। ठीक है, हर चैप्टर के इतनी। फिजिक्स की बहुत क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है ना, UPPSC तक लेवल के कराऊंगा मैं क्वेश्चन इसमें। ठीक है, तो अपना अच्छे से पढ़िए, बिंदास पढ़िए, बेफिक्र रहिए। फिजिक्स को ये मान के चलिए, ये चैनल ऐसे कंटेंट आपको प्रोवाइड कराएगा कि फिजिक्स कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर। कमेंट में बताइए मेरा लेक्चर कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, अपने दोस्तों को बताइए। ओके, बाय, टेक केयर, थैंक यू।